आइए दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर एक पहले पेज पर एक साइंटिस्ट का फोटो बना हुआ है। इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। इनका बर्थ हुआ था 1904 में और इनकी डेथ हुई थी 2004 में। ये जो अर्नेस्ट मेयर साहब थे, इन्होंने टैक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स, इन सब के ऊपर या इवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए हम उनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। और मेन जो चीज थी अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। बायोलॉजी में जो 3 मेन अवार्ड होते हैं ये इनको मिले गए हैं, इससे हम इसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी के जो बेहतरीन 3 अवार्ड होते हैं उनसे इनको नवाजा गया है। तो इनका काफी योगदान रहा है। आगे देखिए, अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड। तो मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। हमारा ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो इतना सुंदर कैसे है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म है ये बिल्कुल अमेज कर देता है हमको। आगे देखते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs leave us speechless। यहाँ पर जो असाधारण हैबिटेट हैं जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स, इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना है ये हमें एकदम स्पीचलेस कर देता है, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग कर देता है। चलिए आगे देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder। ओके, तो जो गैलोपिंग हॉर्स है मतलब दौड़ते हुए घोड़े हैं, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है और जो अटैकिंग शार्क की सुंदरता है वो हमारे अंदर भय, प्रशंसा और एक वंडर, चमत्कार को जगाती है। ओके, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। ये जो पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन, और जो पॉपुलेशंस कम्युनिटी है उसके बीच जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, और यहाँ तक कि सेल में भी जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। ओके, तो आगे फिर से हम बात करते हैं। ये देखो, ये दिस क्वेश्चन हैज 2 इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 2 निर्विवाद रूप से क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, and the second is a philosophical one and 6 answer to the what the purpose of life। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें निर्विवाद रूप से ये बताया गया है कि जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है और साइंटिस्ट को इसी का जवाब देना है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है फिलोसफिकल, लाइफ का पर्पस क्या है, या हमको लाइफ का पर्पस जानने की कोशिश करना। तो बेहतरीन साइंटिस्ट या अकॉर्डिंग टू साइंस हमें पहले क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो आइए आगे पढ़ते हैं। ये हेडिंग है अपना व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स को ही पहचान कर उसका जवाब दे सकते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितनी बातें यहाँ पर क्या गई, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये चीजों से हमको तुरंत पता चलता है कि ये लिविंग के यूनिक फीचर हैं। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, self organize, interact and emergence to the list। इसके अलावा हम इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट,
सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब हम इनमें से हर एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। चलिए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं इसको। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें दो ट्विन कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है इंक्रीज इन मास, यानी मास में बढ़ना, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टर होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ना और मास में बढ़ना। इसको आप याद रखना। ओके, आगे देखो, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन। ओके, अगर हम इसी बात को प्लांट्स में करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ भी कहां से होती है? सेल डिवीजन से होती है, और लगातार होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। जिंदगी भर होती रहती है, कहीं पर भी उनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। यानी एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो एक निश्चित एज तक होता है, और एनिमल्स में जो सर्टेन टिश्यू हैं उनमें कुछ कैपेसिटी होती है कि वो लॉस्ट सेल को रिप्लेस कर सकते हैं वापस सेल डिवीजन से। आगे देखते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो कैसे करता है? सेल डिवीजन से करता है। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर इन विट्रो कल्चर में मल्टीप्लाई होने को छोड़ देते हैं तो उसमें हम सेल्स को काउंट करके इस चीज को आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. जो मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम में से सभी को याद रखना चाहिए कि जो बॉडी मास में इंक्रीज होना है इसको हम ग्रोथ मानते हैं। अब आगे देखो, नॉन लिविंग, ये देखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम नॉन लिविंग के अंदर भी इंक्रीज इन बॉडी मास को भी ग्रोथ मानते हैं तो उसे हम कैसे देख सकते हैं? जैसे माउंटेन्स का बढ़ना, बोल्डर्स, पत्थरों का बढ़ना, सैंड मून्स यानी जो रेत के टीले हैं उनका बढ़ना। तो इससे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती है। ये ग्रोथ कैसी होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होती है। ओके, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ग्रोथ होती है इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इंटरनल ग्रोथ होता है और जो नॉन लिविंग उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organism। इसलिए हम ग्रोथ को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ दोनों में हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इंटरनल ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं लिविंग की, तो शायद जवाब हमारा होगा आंसर यस। कंडीशंस अंडर विच it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristic of living system a dead organism does not grow। बस ये सब बातें कही गई हैं इसमें, बस ये है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करता है। तो कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि जो ग्रोथ है वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जरा इसमें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। यानी जो मल्टी सेलुलर में है वो प्रोजेनी को प्रोडक्शन करना, संतान को उत्पन्न करना जो कि अपने पेरेंट से मोर और लेस सिमिलरिटी शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन invariably and
इम्प्लिसिटली वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से निर्विवाद रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई मल्टीप्लाई और स्प्रेड होता है कैसे? मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करके। इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा, इसमें हम देखते हैं कि बडिंग के थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम प्लानेरिया फ्लैटवर्म की बात करें तो ये ट्रू रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और इसमें जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं और हर एक लॉस्ट पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ये सभी के सभी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स ऑफ या विथ ग्रोथ। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं, क्योंकि जब भी यूनिसेलुलर 1 से 2 बनेगा तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स भी क्या कहलाता है? ग्रोथ। और 1 से 2 हुए तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। इसलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बहुत क्लियर रूप से नहीं बोल सकते कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है। तो इन दोनों टर्म्स को यूज करना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यूनिसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये दोनों के दोनों क्या है? इंक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब एक ही इवेंट है, अलग अलग नहीं है। जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या हुआ करते थे? एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते थे। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स जिसको हम बोलते हैं खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ये भी बात सही है कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता है, रेप्लिकेशन नहीं करता है, लेकिन सभी लिविंग भी रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे देखिए, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो काय के बने होते हैं? केमिकल्स के बने होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस साइजेस, classes, functions and constantly being made and changed into some other biomolecules। ये लगातार बनते रहते हैं और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं। These conversion are chemicals reactions और metabolic reactions। ये जो कन्वर्जन है केमिकल्स रिएक्शंस का, ये जो कन्वर्जन है इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। These are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर, सभी में ये लगातार चलती रहती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, ये सभी के सभी मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको दे सकता हूं यहाँ पर, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब का जो टोटल है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इसको हम सेल फ्री सिस्टम के बाहर डेमोन्स्ट्रेटेड करते हैं, कर सकते हैं। ओके, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। अगर हम बॉडी के बाहर आउटसाइड ऑफ बॉडी एक किसी टेस्ट ट्यूब में अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ना तो वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके अंदर जो होने वाली प्रोसेस है वो जरूर ही लिविंग रिएक्शंस है। ओके, तो जो इन विट्रो के अंदर जो चीज हो रही है रिएक्शन, तो इन विट्रो के अंदर जो चीज हो रही है वो
लिविंग नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये श्योरली लिविंग रिएक्शंस है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। ओके, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आगे देखो जरा, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological। ये जो स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कौन सा है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट, और उनके लिए जो रिस्पॉन्ड करना या सेंस करना है, ये बहुत ही स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। और ये जो स्टिमुलस हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं सेंस ऑर्गन के थ्रू। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेंट्स। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो फोटोपीरियोडिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, उनमें रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जाने वाले केमिकल्स को हैंडल कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर होते हैं। सिर्फ ह्यूमन ही एकमात्र ऐसा है जो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल में रहता है और वो मशीन से सपोर्टेड रहता है, यानी जो उसका हार्ट और लंग्स है उसका काम मशीन्स करती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। या जो पेशेंट जिसका ब्रेन डेड हो गया है, तो वो पेशेंट सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट जो कभी कोमा से वापस ही नहीं आ सकते नॉर्मल लाइफ में, उनको हम क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interaction। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो सभी लिविंग इवेंट्स हैं वो उसमें उपस्थित इंटरेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। ओके, तो यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि जो टिश्यू के गुण हैं वो कंस्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होते बल्कि कंस्टिट्यूएंट सेल के इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। इसी प्रकार जो सेल ऑर्गेनल्स के गुण हैं वो सेल ऑर्गेनल्स में स्थित मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होते बल्कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दीज इंटरेक्शन result in emergent property at a higher level of organization। हायर लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन से उभरी निकली इमर्जेंट प्रॉपर्टी है वो इन इंटरेक्शन के वजह से ही बनती है। The phenomena is true in the hierarchy of organization complexity at all level। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system which capable of responding to external stimuli। यहाँ इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो घटना है जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की के सभी लेवल्स के लिए सही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता रखते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो बायोलॉजी है ये अर्थ पर लाइफ की कहानी है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये जो बायोलॉजी है वो लिविंग के इवोल्यूशन की एक कहानी है पृथ्वी पर। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिइंग डिग्री। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग द्वारा जुड़े हैं, बट टू वेरिइंग डिग्री। अब हम बात करते हैं 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लार्ज वैरायटी दिखाई देती है। वो प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, हमारे पालतू जानवर हो सकते हैं और दूसरे जानवर और प्लांट्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो चीजें हमें नेकेड आई से नहीं दिखती हैं वो भी हमारे चारों तरफ रहती हैं। यहाँ पर उनका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। If you were to increase the area that you make observations in the range and variety of organisms that you see would increase. जब भी हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो हमें जो रेंज ऑफ वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की वो लगातार बढ़ती जाती है, यानी ज्यादा मिलती जाती है। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. यहाँ पर वो कह रहा है जब भी हम किसी डेंस फॉरेस्ट में विजिट करते हैं तो वहां पर हमको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रेटर नंबर और डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. और जो डिफरेंट काइंड के प्लांट हैं, एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है जो आप देखते हो उनमें से हर एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। और अभी तक जो डिस्क्राइब्ड रेंज यानी अभी तक हमने जो खोजे हैं एनिमल्स और प्लांट्स वो कितने हैं टोटल 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। आप इसी चीज को जब इकोलॉजी में पढ़ोगे तो वहां पर रॉबर्ट मैंने एक एस्टीमेट दिया था कि जो टोटल डाइवर्सिटी है वो कितनी है 7 मिलियन है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उन 7 मिलियन में से अभी तक टोटल 1.7 से लेकर 1 मिलियन खोजी जा चुकी है। और जो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स है ऑर्गेनिज्म के धरती पर इन्हीं को मिला के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप of lives and number on the earth is called biodiversity. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ तक कि पुराने वाले को, तो हमें नई ऑर्गेनिज्म लगातार मिलते रहते हैं, लगातार हम उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं। आगे देखो जरा। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be increased if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. इसमें वो क्या कह रहा है कि शुरुआत में ही बता दिया गया है कि धरती पर बहुत ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी यानी मिलियंस में है ये, ठीक है। और जब हम इसके नाम देखते हैं तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं, यहाँ तक कि एक ही कंट्री में एक ही चीज के कई सारे नाम हो सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी बात करें, जैसे आम की बात करें तो हिंदी में कुछ बोलेंगे, मराठी में कुछ बोलेंगे, तमिल में कुछ बोलेंगे, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी, असमी, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है और जिनकी नाम भी सेम नहीं है तो इससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है।
हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। जिस चीज को मैं आम बोलता हूँ, हो सकता है उसी किसको किसी और भाषा में कुछ और बोला जाए, तो हम एक दूसरे से बहुत आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। Hence, there is need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इतनी सारी वैरायटी है नामों में, मतलब इतनी चेंजेस मिलते हैं नाम में, तो हमें जरूरत है कि हम उसको एक स्टैंडर्ड नाम दें जो पूरे धरती पर सिर्फ एक ही नाम से, सेम नेम से ही जाना जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. हम ये भी जानते हैं कि हम नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म का करेक्टली डिस्क्रिप्शन दिया हो, उसको बहुत सही से एक्सप्लेन किया गया हो। आगे देखो, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू इट, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। कुल मिला के जब हम उसको प्रॉपर नाम देंगे, उसको पहचानेंगे, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन ऑर्डर, आगे देखिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। दिस इज acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, मतलब ICBN. You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, ICZN. इसमें वो क्या कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको आसान करने के लिए एक साइंटिफिक नाम दिया और उसको सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट भी किया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर की पद्धति है, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्राइटेरिया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या ICBN। ऐसे जो एनिमल्स के लिए दिया गया है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, या इसको हम बोलते हैं ICZN। The scientific names ensure that each organism has only one name. साइंटिफिक नेम ये निश्चित करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होना चाहिए। Description of any organism should enable the pupil, if any part of the world, to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि जिस किसी को भी उन्होंने जो नाम दिया है वो पूरी धरती पर सेम ही रहेगा और किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो नाम नहीं दिया जाएगा। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to non-organism. और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो साइंटिफिक नेम है ना, इसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। Each name has two component. हर एक नाम में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो नामकरण की पद्धति है, इसको किसने डेवलप किया था? कैरोलस लिनियस। और आज भी इसको दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये जो दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो टू वर्ड फॉर्मेट है ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सुविधाजनक है। आगे हम एक मैंगो का एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंगो का नाम लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम होता है। अब इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कैसे अप्लाई करेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंगीफेरा यहाँ पर जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो इंडिका है वो पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके और भी बहुत सारे यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन में होना चाहिए और उनको इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। ये जो नाम है वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए या लैटिन ड्राइव्ड होना चाहिए, चाहे उनका ओरिजिन कहीं से भी हुआ हो। दूसरा इसमें रूल है, जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा हम बात करते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम है जब भी हम इसको हैंड रिटन हाथ से लिखेंगे तो दोनों को, चाहे वो जीनस हो चाहे वो स्पीसीज हो, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और जब भी प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे। इटैलिक्स में प्रिंट करना उसके लैटिन ओरिजिन को
दिखाता है। चौथा जो इसका रूल है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, उसका जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, मैंगीफेरा इंडिका, लैटिन में इसको लिखा जाएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो जो ऑथर का नेम है उसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में बायोलॉजिकल नेम के आखिरी में लिख देते हैं। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो मैंगीफेरा इंडिका है इसको लिनियस साहब ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल है, आसान नहीं है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको ऐसे डिवाइस को या इस तरीके को बनाना चाहिए जिससे इसको स्टडी करना बहुत ही आसान हो सके। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आगे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ डेफिनेशन है उसकी। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर किसी को भी कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। जैसे ही हम प्लांट्स को, एनिमल्स को, डॉग्स को, कैट को, इंसेक्ट को सोचते हैं तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, हमें उनके कैरेक्टर्स याद आने लगते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। यानी इन टर्म्स को जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो उनसे जो रिलेटेड कैरेक्टर्स है वो हमको याद आ जाते हैं या हम उनको सोचने लगते हैं। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats। वो यहाँ पे ये कह रहा है क्या होगा जब हम किसी डॉग के बारे में सोचेंगे। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, हम सभी ने डॉग देखा हुआ है, तो जब भी हम डॉग के बारे में सोचेंगे तो हमें डॉग के ही कैरेक्टर्स याद आएंगे, ना कि कैट के। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेटियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब भी हम किसी एल्सेटियन मतलब क्या कहना चाहिए इसके लिए, जो गार्ड डॉग है उसके बारे में सोचेंगे तो हम उसी की बात करेंगे। आगे देखो, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। जब भी हम किसी मैमल्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर्स ध्यान में आएंगे क्योंकि मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं। Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants। जब भी हम प्लांट्स में अगर व्हीट की मतलब गेहूं की बात करेंगे तो हमें हमारे दिमाग में गेहूं का जो प्लांट होता है उसी के कैरेक्टर्स याद आएंगे हमको, ना कि राइस के या दूसरे प्लांट्स के। All these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism। इनमें से जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, व्हीट है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ये सभी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिनको हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी में यूज करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। ये जो कैटेगरीज है इनके लिए साइंटिफिक टर्म का नाम क्या है? टैक्सा है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। हम सभी को ये समझना चाहिए कि जो टैक्सा है वो कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। प्लांट्स भी एक टैक्सा है, व्हीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स जैसे मैमल्स, डॉग्स आर, ये सभी टैक्सा हैं। बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो डॉग्स है एक मैमल है, मैमल एनिमल है, इसलिए एनिमल, मैमल्स तथा डॉग्स विभिन्न लेवल्स पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, hence based on characteristic all living organism can be classified into different taxa। this process is called
दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जब भी हम कैरेक्टर्स के बेस पर लिविंग को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट टैक्सा में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, यानी क्लासिफिकेशन करने का ये जो प्रोसेस है इसको नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell, सेल की स्ट्रक्चर के साथ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल, और ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेस है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy। इसी आधार पर जो कहना चाहिए कि जो कैरेक्टराइजेशन है, जो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये ऐसे प्रोसेस है जो टैक्सोनॉमी के आधार हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसान ने हमेशा से वेरियस काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश की है, पर्टिकुलरली जिसको वो यूज करता है। इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelters. Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms। शुरुआती दिनों में जो इंसान है वो अपनी जरूरत की चीजों को, अपने रिसोर्स को खोजने की, जो उसको आवश्यक चीजें थी उनकी खोजने की काम करता था, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसलिए शुरुआती क्लासिफिकेशन है, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, वो ऑर्गेनिज्म के वेरियस यूजेस के आधार पर है। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी को खोजने में इंटरेस्टेड नहीं था, जबकि वो उनके बीच में आपसी रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाहता था, उसके लिए वो आतुर था। The branch of study was referred to as systematics, और इसको बोला गया बाद में systematics। ये जो वर्ड systematics है, ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है systematic arrangement of organism। लीनियस ने भी अपना जो पब्लिकेशन था उसको टाइटल दिया था सिस्टेमा नेचुरी। बाद में क्या हुआ, इस सिस्टेमेटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया, जिससे इसका दायरा बढ़ गया। तो सिस्टेमेटिक्स टेक्स into account evolutionary relationship between organism। ओके, तो सिस्टेमेटिक्स में जो ऑर्गेनिज्म के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसका भी ध्यान रखा गया है। 1.3 taxonomic categories। Classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, जबकि स्टेप्स की हायरार्की है। हायरार्की का मतलब होता है श्रेणीबद्ध, इसमें लोएस्ट टू हायर एक लेवल्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हायरार्की। ठीक है ना, तो इसमें जो हर एक स्टेप होता है वो रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category। ये जो कैटेगरी है, जो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए हम बोलते हैं इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो सभी कैटेगरीज हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। ओके, ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वास्तव में ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टैक्सॉन या टैक्सा। ओके, आगे देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है एंड हायरार्की है ना, इनको हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs। तो जो इंसेक्ट है ना, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म के, जिसमें क्या होते हैं, 3 pairs jointed legs होते हैं। It means insects are recognizable concrete object which can be classified।
एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इंसेक्ट है इसके पास निश्चित कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, इसके बारे में बात कर रहा है, जिसको आधार मान के हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इंसेक्ट को भी एक रैंक या कैटेगरी कहते हैं। ओके, अब इसमें आगे देखिए, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये जो ग्रुप्स हैं ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और कैटेगरी आगे एक रैंक को डिनोट करता है। ओके, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक रैंक और जो टैक्सॉन है वो वास्तव में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं ये निश्चित बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, ना कि केवल मॉर्फोलॉजिकल समूह हैं। ओके, आगे देखो जरा, taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो नॉन ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक स्टडी है उसके आधार पर कुछ कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट किया गया है, बनाया गया है, जैसे किंगडम, फाइलम, फाइलम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिवीजन हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स के लिए। उसके अलावा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, कुल मिला के 7 कैटेगरीज हैं। ओके, all organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। जितने भी प्लांट्स हैं और किंगडम एनिमल्स हैं उनमें सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम वेरियस कैटेगरीज में कैसे अरेंज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या रहता है, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में, इंडिविजुअल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो सेम काइंड और डिफरेंट काइंड्स की ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है, हम इसको स्टार्ट करते हैं अभी। टैक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जिनमें फंडामेंटल समानता होती है, सिमिलरिटीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। हमें पता है कि हम दो या किन्हीं भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को मैं आसानी से पहचान सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, किसके आधार पर, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर, यानी उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है, उनके बेस पर हम कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो एंड पैंथेरा लियो। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको हम बोलते हैं पोटैटो, पैंथेरा लियो जिसको हम बोलते हैं लायन, और मैंगीफेरा इंडिका को सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं आम, मैंगो। ओके, ऑल द 3 नेम्स, इनमें जो 3 नाम आ रहे हैं, पहला क्या आ रहा है, पहले में मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका, और उसमें क्या आ रहा है, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, और पैंथेरा लियो में लियो। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, यानी ये स्पीसीज हैं, और इनका जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा का मैंगीफेरा इंडिका का मैंगीफेरा, सोलेनम ट्यूबरोसम का सोलेनम और पैंथेरा लियो का पैंथेरा, ये तीनों क्या है, जीनस है। ठीक है, तो जीनस को मिला के एक हायर लेवल ऑफ टेक्सन और कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे क्या था, स्पीसीज था, तो स्पीसीज के ऊपर क्या आएगा,
जीनस आएगा। तो ये जो आपको बताए गए मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं जीनस या जनरा। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism. हर एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं या स्पीसीज होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस and solanum include species like nigrum and melongena। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो पैंथेरा में लिए था, अभी पैंथेरा में क्या टाइग्रस, तो जो टाइग्रस मतलब होता है टाइगर, तो टाइगर और लायन में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। ऐसे ही सोलेनम में जो पहले हमने पढ़ा था ट्यूबरोसम पोटैटो, अभी वो क्या बोल रहा है कि आपके सोलेनम में क्या क्या स्पीसीज हैं, नाइग्रम भी है और मेलोंजीना है, तो इन सब में सिमिलरिटी होगी। ह्यूमन बींग्स को भी हम, ह्यूमन बीइंग्स है ना, इसका भी स्पीसीज क्या है, सेपियंस है, और जीनस क्या है, होमो है इसका। तो साइंटिफिक नेम हमारा कैसे लिखा जाएगा, होमो सेपियंस। अब हम बात करते हैं जीनस। तो जीनस क्या है देखिए जरा, जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, और एक जीनस में जो स्पीसीज है वो दूसरे जीनस में उपस्थित स्पीसीज की तुलना में ज्यादा समान होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक जीनस में जो स्पीसीज है उनमें समानता ज्यादा होगी, और जो दूसरा जीनस है उसमें जो स्पीसीज है उनमें आपस में समानता ज्यादा होंगी। ठीक है, वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो जीनस है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का समूह है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये टू डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों का जो जीनस है वो सेम सोलेनम है। ऐसे आप देखो लायन, लेपर्ड, टाइगर, इसमें बहुत सारी कॉमन फीचर्स हैं, और इन सभी स्पीसीज को जीनस पैंथेरा में रखा गया है। ये जो पैंथेरा जीनस है ये फेलिस जीनस से अलग है, जिसमें कि कैट आती है। ओके, मतलब कैट का जो जीनस है वो फेलिस है, और जो लायन, टाइगर और लेपर्ड का जीनस है वो पैंथेरा है। ये दोनों अलग अलग जीनस है। ओके, आगे हम देखते हैं फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। अगली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं फैमिली। तो जो रिलेटेड जीनस या जनरा है उसके ग्रुप को हम बोलते हैं फैमिली, जिसमें कि नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम कम होगी देन जीनस एंड स्पीसीज। यानी जीनस और स्पीसीज में कैरेक्टर्स की समानता ज्यादा थी, और फैमिली में कैरेक्टर्स की समानता थोड़ी कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि प्लांट में जो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं इनके बेस पर फैमिली को कैरेक्टराइज किया गया है, या उसके बेस पर फैमिली को बनाया गया है। जैसे हम बात करते हैं थ्री डिफरेंट जनरा है प्लांट के, जैसे सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। इन सबको एक फैमिली सोलेनेसी में इंक्लूड किया गया है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है, जीनस पैंथेरा, इसमें क्या क्या आता है, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। लेकिन जो दूसरा जीनस फेलिस है उसमें क्या आता है, कैट आता है। तो जो जीनस पैंथेरा है और जो जीनस फेलिस है इनको एक फैमिली फैलिडी में रखा गया है। मतलब फैमिली फैलिडी के अंतर्गत जीनस पैंथेरा भी आता है और जीनस फेलिस भी आता है। ओके, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। ओके, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम डॉग और कैट के फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे कुछ हमको सिमिलरिटी मिलती है और कुछ हमको डिफरेंसेस मिलते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी रेस्पेक्टिवली, जिनको वो दो अलग अलग फैमिली में
प्लेस किया गया है फेलिडी और कैनिडी। मतलब ये है यहाँ पर कि जो फेलिडी फैमिली है उसको बोलेंगे हम कैट फैमिली, और जो कैनिडी फैमिली है इसको हम बोलेंगे डॉग फैमिली। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters। वो क्या कह रहा है कि शुरुआत की जो कैटेगरीज हैं जैसे स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज, ये सिमिलर कैरेक्टर्स के नंबर के आधार पर बेस्ड होते हैं, और जो जनरली ऑर्डर और हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होते हैं इनको हम एग्रीगेट्स कैरेक्टर्स के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है वो। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है जिसमें फैमिली का असेंबलेज है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, रिलेटेड फैमिली टुगेदर टू फॉर्म ऑर्डर, जिसमें जो कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटी होगी वो फ्यू होगी। ओके, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें सिमिलरिटी कम होंगे, जो कि अलग अलग जीनस और फैमिली के कंपेयर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर की जो सिमिलरिटी वो कम होती जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो कैरेक्टर्स है उसमें सिमिलरिटी कम होती जाएगी। प्लांट फैमिलीज जैसे कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये जो फैमिली कन्वोल्वुलेसी है और फैमिली सोलेनेसी है, इनको ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड किया गया है और इनका बेस क्या था, फ्लोरल कैरेक्टर्स। अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें होता है एक ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें फैमिलीज फेलिडी भी आती है और कैनिडी आती है। फेलिडी मतलब कैट फैमिली है और कैनिडी मतलब डॉग फैमिली है। इन दोनों फैमिली को मिला के क्या बन गया, ऑर्डर कार्निवोरा, मतलब मांसाहारियों वाला ग्रुप हो गया। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो आपस में मिलके जो हायर टेक्सोनोमिक ग्रुप है वो क्लास बनाते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आता है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। ऐसे ही जो ऑर्डर कार्निवोरा है इसके अंतर्गत क्या आता है, टाइगर, कैट एंड डॉग। तो जो ऑर्डर कार्निवोरा है और ऑर्डर प्राइमेटा है इन दोनों को क्लास मैमेलिया में रखा गया है। ओके, इसके अलावा क्लास मैमेलिया में और भी ऑर्डर होते हैं। आगे हम बात करते हैं फाइलम की। तो जो क्लासेस हैं जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये आपस में मिलकर एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइलम। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या रखा गया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, यानी जिनमें नोटोकॉर्ड होता है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, उन सबको हम सेम फाइलम में रखते हैं। उस फाइलम का नाम क्या हो जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा। अगर हम प्लांट्स के केस के बारे में बात करते हैं तो जो क्लासेस हैं विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ये आपस में मिलकर एक हायर कैटेगरी डिवीजन बनाते हैं। ओके, मतलब कहने का ये कि प्लांट के केस में क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा, और एनिमल के केस में क्या बनेगा, फाइलम बनेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं किंगडम की। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। वो क्या कहता है कि एनिमल्स के जितने भी फाइलम्स होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी बनाते हैं, इसको बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। ओके, ऐसे ही हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो जितने भी डिविजन्स होते हैं प्लांट में, वो सारे डिविजन्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, किंगडम प्लांटी बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये टू ग्रुप हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया एनिमल, एक हो गया प्लांट, और ये दोनों ही क्या है, अपने आप में एक हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ओके, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1। यहाँ पर ये फिगर की बात कर रहा है वो, यहाँ पर देखो दिखाया गया है, यहाँ पर स्पीसीज से बनेगा जीनस, जीनस से फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और डिवीजन, फिर बनेगा किंगडम। ओके,
दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये जो 7 यहाँ पे कैटेगरीज हैं इनको हम बोलते हैं ब्रॉड कैटेगरीज बोलते हैं। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि मेन जो 7 कैटेगरीज होते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं, इनमें हम बहुत अच्छे से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकें, उसके लिए इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज बनाए गए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फाइलम के ऊपर क्या बन जाएगा, सुपर फाइलम, फाइलम के नीचे क्या बन जाएगा, सब फाइलम, क्लास के ऊपर क्या बन जाएगा, सुपर क्लास, क्लास के नीचे क्या बन जाएगा, सब क्लास, ऑर्डर के ऊपर क्या बन जाएगा, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे क्या बन जाएगा, सब ऑर्डर, ऐसे ही सुपर फैमिली, सब फैमिली। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टैक्सॉन है उसके ऊपर जो आप कैटेगरी बनाओगे, सब कैटेगरीज बनाओगे, उसमें सुपर लगा देना, और जो टैक्सॉन के नीचे वाला आप ग्रुप बनाओगे उसमें सब लगा देना। तो इससे हम इसको और ज्यादा एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब यही था। अब हम इस फिगर में देखते हैं, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीज। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे ही हम लोअर कैटेगरी स्पीसीज से हायर कैटेगरी किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स है उनमें लगातार कमी होती जाती है, मतलब कॉमन कैरेक्टर लगातार कम होते जाते हैं और जो जनरल कैरेक्टर है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे देखो, जो लोअर टैक्सा है उसमें सिमिलरिटीज ज्यादा होगी और जो हायर कैटेगरी है उसमें जो सेम लेवल पर जो सेम टैक्सा है उसमें रिलेशनशिप करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है। ओके, वो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी लोअर क्लासेस, लोअर कैटेगरीज में को कंपेयर करोगे तो उसमें हम सिमिलरिटीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप हायर कैटेगरीज में जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो सेम लेवल रहेगा ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में जो रिलेशनशिप बताना है वो उतना ही कठिन हो जाता है, इसलिए जो क्लासिफिकेशन है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे हम बात करते हैं टेबल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कॉमन नेम, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल नेम, यहाँ पे लिखा है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन। तो पहले लिखा है मैन, मैन का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, जिसमें इसका जीनस क्या है, होमो, स्पीसीज क्या है, सेपियंस, फैमिली क्या है, होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। आगे देखो जरा, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जो भी आपके ऑर्डर होंगे उसमें लास्ट में एनिमल्स में आ लगा होगा, प्राइमेटा, डिप्टेरा, इंसेक्टा, और जो प्लांट्स में ऑर्डर होगा उसमें लगा होगा एल्स, जैसे सेपिनडेल्स, बोएल्स। तो ये आपको मैंने ट्रिक दे दी कि अगर कहीं पर एल्स लगा है मतलब वो प्लांट की बात चल रही है, ऑर्डर है, और जहां पर आ लगा है वो एनिमल्स का ऑर्डर है। तो पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक को हम देखो, इसका नाम तो मैन का सबको पता है, होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो जाएगा, जीनस, सेपियंस का हो जाएगा स्पीसीज। तो ट्रिक हम फैमिली से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जो मैन है इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी, हमारा पीएम चौकीदार है, हमारा मतलब होमिनिडी, पी मतलब प्राइमेटा, एम मतलब मेमेरिया, चौकीदार मतलब कॉर्डेटा। नेक्स्ट है अपना हाउस फ्लाई, इसको हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का क्या हो जाएगा, इसका जीनस हो जाएगा, और स्पीसीज क्या हो जाएगा इसका, डोमेस्टिका। तो इसकी ट्रिक हम यहां से बनाएंगे। तो देखो, म्यूजिक दिया, ठीक है, तो मस्का से आपको वैसे ही म्यूजिक याद आ जाएगा। देखो म्यूजिक दिया, तो म्यूजिक से क्या हो जाएगा, म्यूसिडी, दिया, दिया में डी आ रहा है तो डिप्टेरा, डी आई ए, आई फॉर इंसेक्टा, दिया, डी आई ए फॉर ऑर्थ्रोपोडा। अगर हम मैंगो की बात करेंगे तो उसका नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जहां पर मैंगीफेरा क्या है, इसका जीनस है, और इंडिका क्या है यहाँ पर स्पीसीज है। इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी, अन्ना, सांप, दिको, आंगन में। तो अन्ना से क्या बन जाएगा, एनाकार्डियेसी, और सांप से क्या बन जाएगा, सेपेंडिल्स बन जाएगा, दिको से क्या बन जाएगा, डाइकोटिलिडनी, और आंगन में मैंने कैसे बनाया, ए एन जी आंगन, और एम ए ई में, तो आंगन में मतलब एंजियोस्पर्म हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं व्हीट की, मतलब गेहूं की, जिसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें ट्रिटिकम क्या होता है, इसका जीनस होता है, और एस्टिवम क्या होता है, इसकी स्पीसीज होता है। इसकी फैमिली क्या है, पोएसी। तो इसमें ट्रिक बताता हूं, पा पा मम्मी आंगन में, पा पा, तो एक पा से क्या हो जाएगा, पोएसी,
एक से हो जाएगा पोएल्स, तो आपको एल्स लगा है तो ये पहचानना आसान हो जाएगा कि ये क्या रहने वाला है, ऑर्डर। जहां पे एसी लगा होता है उसको बोलते हैं फैमिली। तो पा पोएसी फैमिली, पा ऑर्डर पोएल्स, मम्मा मोनोकोटिलिडनी, आंगन में एंजियो स्पर्म। तो इस तरीके से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरी ट्रिक से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। आगे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी यहाँ का मतलब है टैक्सोनॉमी में जो भी प्रोसेस टूल उन सबको मिला के हमने नाम दे दिया टैक्सोनॉमिकल एड। ओके, taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो वेरियस स्पीसीज हैं प्लांट की, एनिमल्स की और दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उनकी जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है वो हमको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसके लिए? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड जो हमारे बायो रिसोर्सेज हैं और डाइवर्सिटी उनको जानने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। These studies would require correct classification and identification of organism। ये जो स्टडी है इसके लिए एक सही क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। Identification of organism require intensive laboratory and field studies। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए हमको एक गहन लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी होना चाहिए, हमको उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies। हम अगर किसी एनिमल या प्लांट स्पीसीज का जो एक्चुअल स्पेसिमेन उसको कलेक्ट करते हैं तो इससे हमको जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मतलब ये प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी है। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। और सिस्टमैटिक्स में जो ट्रेनिंग देना है, लोगों को जानना है, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। It is used for classification on an organism and the information gathered is also stored along with the specimen। यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है उसके साथ जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको भी हम स्पेसिमेन के साथ स्टोर कर लेते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। कुछ केसेस में हम स्पेसिमेन को आगे की स्टडीज के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो बायोलॉजिस्ट ने कई तरह के प्रोसीजर तथा टेक्निक्स को डेवलप किया है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा सके। और इनमें से कुछ एड को वो आगे बताना चाहता है। अब देखते हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, pressed and preserved on sheet। Further, these sheets are arranged according to universally accepted system of classification। ओके, तो आगे हम देखते हैं हर्बेरियम में। देखो जरा यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ। यहाँ पर हर्बेरियम में कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को पेपर की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करते हैं। बाद में इन शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। Okay, these specimen along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use। ये स्पेसिमेन अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर में स्टडी के लिए स्टोर हाउस, रिपोजिटरी में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English local and botanical names, family collectors name एक्सेट्रा। इन सीटों की जो इंफॉर्मेशन के साथ लेबलिंग की जाती है तथा कलेक्शन की डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लांट का इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्ट करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरिया ऑल्सो प्रिजर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। ये हर्बेरिया है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्विक रेफरल सिस्टम की तरह। बॉटनिकल गार्डन्स
These specialized gardens have collections of living plants for different plant species. In these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. तो जो बॉटनिकल गार्डन्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये विशेष प्रकार के गार्डन्स होते हैं जिनमें लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। इसमें प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो किया जाता है और प्रत्येक प्लांट पर बॉटनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली का लेबल लगा रहता है। The famous botanical garden are at Kew, England, Indian Botanical Garden, Howrah, India, and at National Botanical Research Institute, लखनऊ, इंडिया। यहाँ पर कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के नाम दिए गए हैं। पहला जो फेमस वो क्या है? फेमस जो बॉटनिकल गार्डन्स है वो है क्यू, इंग्लैंड में, और जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो हावड़ा, कलकत्ता, इंडिया में है, और जो NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ, इंडिया में है। आगे हम बात करते हैं म्यूजियम की। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेज। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं इनको जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल और कॉलेज में सेटअप किया जाता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में हम क्या करते हैं, जो प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स स्पेसिमेंस हैं उनको स्टडी और रेफरेंस के लिए हम कलेक्ट करते हैं। Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions। जो भी specimens होते हैं उनको हम preserve करते हैं, कंटेनर में करते हैं, जार में करते हैं, और उसमें क्या भरा होता है? preservative solutions। यानी ये जो preservative solutions होता है ये उनको सड़ने नहीं देता, खराब नहीं होने देता है। Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimen। प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं ड्राई स्पेसिमेन की तरह। ओके। Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning। हम इंसेक्ट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, पहले उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर किलिंग करते हैं और पिनिंग करके जो इंसेक्ट बॉक्स में उसमें हम उसको अरेंज कर देते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स, मैमल्स, इनको हम पहले स्टफ्ड करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। स्टफ से मतलब उसके अंदर हम कॉटन भर देते हैं, चारा भर देते हैं, भूसा भर देते हैं, रुई भर देते हैं, जिससे वो स्टफ्ड हो जाता है और उसको हम बाद में प्रिजर्व कर लेते हैं। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम में अक्सर जो एनिमल्स के स्केलेटन्स है ना उसको भी कलेक्ट किया जाता है। Zoological parks, these are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनमें हम इंसान की केयर के अंतर्गत जो वाइल्ड एनिमल्स उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है, इनसे हम उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में सीखते हैं। All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats। और हम लगभग कोशिश करते हैं कि जानवरों को वही माहौल मिले जो उनके नेचुरल हैबिटेट में रहता है। Children love visiting these parks commonly called zoo। बच्चों को यहाँ पर जाना पसंद होता है और कॉमनली हम इसको जू के नाम से जानते हैं। आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर राइनो का नाम है, ये फिश ईटिंग एक वर्ड है, और ये अपना एलिफेंट है, और यहाँ पे ये टाइगर है। आगे हम बात करते हैं की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। की वो टैक्सोनॉमिकल एड है जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में यूज की जाती है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। कीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर पर आधारित होती है जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। ये जो कपलेट है ये दो अपोजिट ऑप्शंस में चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसमें से एक को एक्सेप्ट व दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ये जो इसमें हर एक स्टेटमेंट है की का उसको हम बोलते हैं लीड।
Separate taxonomic keys are required for each taxonomic categories such as family, genus and species for identification purpose. प्रत्येक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जैसे फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट कीज की आवश्यकता पड़ती है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर और कीज सामान्यतः एनालिटिकल होते हैं। आगे बात करते हैं हम। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग अन्य माध्यम होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट and distribution of plants of a given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जो फ्लोरा है वो किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उसके हैबिटेट के बारे में जानकारी देते हैं और ये पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाली प्लांट स्पीसीज की भी विषय सूची है। Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. मैनुअल्स के द्वारा किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं हम। ये है मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ये जो मोनोग्राफ है इसमें किसी एक टैक्सॉन के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन है वो उसकी बुकलेट की तरह काम करता है, नहीं पूरे एक टैक्सॉन का वो बुकलेट है, सारी की सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अपना ये लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया है जिसको मैंने एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इस टॉपिक को एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और शायद एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो सभी आपसे सॉल्व आसानी से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ये एनसीईआरटी की रीडिंग है लिविंग वर्ल्ड, ये खत्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल भार्गव बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मैं बना के दे सकूं। थैंक यू।